हेलो फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7, दैट इज़ फंडामेंटल राइट्स। ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और ये हर एक सिटीजन को अपने लाइफ में इसको पढ़ना चाहिए, ताकि सबको यह जो पता चले, सबके जानकारी में रहे कि हमारे मौलिक अधिकार क्या क्या है। फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 में आता है, और यह आर्टिकल कवर करता है फ्रॉम 12 टू 35। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स जो थे, मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने इंस्पिरेशन उनको मिला था फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए, जिसको हम लोग वहाँ पर बिल ऑफ राइट्स भी कहते हैं। वहीं से इनको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को प्रेरणा मिली थी फंडामेंटल राइट्स इंट्रोड्यूस करने के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया की तरह डिस्क्राइब किया गया है। कभी क्वेश्चन आ जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया किसको कहते हैं, तो दैट इज पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज फंडामेंटल राइट्स। तो पार्ट 3 जो है वो एक बहुत ही लंबा और बृहद है, फंडामेंटल राइट्स का लिस्ट है वो। और फंडामेंटल राइट जो है ना हमारा, वो जस्टिसेबल है। ठीक है, इसको हम मतलब इन्फोर्स करा सकते हैं बाय द कोर्ट। और हमारे देश का, हमारे संविधान का जो फंडामेंटल राइट है वो बहुत एलोबरेट है, बहुत बृहद है। काफ़ी अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है, और ऐसा दूसरे देश के किसी कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को नहीं मिलता है। इवन यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में भी इतना एलोबरेट नहीं किया गया है, जहाँ से हमें इंस्पिरेशन मिली है। फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा सभी पर्सन्स के लिए गारंटीड है, और इसमें किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता है। और यह दर्शाता है कि हमारा संविधान सबसे ऊपर किस चीज़ को रखता है। ये रखता है इक्वलिटी ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स, सभी लोग समान हैं, और उनके डिग्निटी को अपहोल्ड करता है। लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट के लिए जो बनाया गया है इसको, इसलिए ये इस चीज़ को भी अपहोल्ड करता है। और ये हमारे यूनिटी ऑफ द नेशन को अपहोल्ड करने का काम करता है। हमारे देश की एकता को बनाने में ये मददगार है। फंडामेंटल राइट्स जो है वो हमारे पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के जो सिद्धांत है उसको प्रमोट करने में मदद करता है। यह हमारे देश में तानाशाही और सत्तावादी रूल स्टेब्लिश होने से प्रिवेंट करता है, बचाता है। और यह देशवासियों के आज़ादी और फ्रीडम एंड लिबर्टीज़ को प्रोटेक्ट करता है, ताकि वे स्टेट के द्वारा छीन न लिए जाए, तो उससे ये बचाता है। और ये एक तरह से अंकुश लगाता है टायरेनी ऑफ द एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव लोगों के तानाशाही पर ये रोक लगाता है। और लेजिस्लेचर कोई आर्बिट्रेरी लॉज न बनाने लगे, है ना, तो बेतुके कानून ना बनने लगे जो जनहित में सही नहीं हो, तो उन सब पर फंडामेंटल राइट्स एक लिमिटेशन की तरह काम करता है। और संक्षेप में कहा जाए तो एक फंडामेंटल राइट्स जो है वो एक ऐसे गवर्नमेंट को स्टेब्लिश करता है जो कानून के आधार पर बनी हो, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ लॉज, जो आदमी के आधार पर ना बनी हो। तो वैसे एम को फुलफिल करने के लाइन पर ये काम करता है, स्टेब्लिशिंग ए गवर्नमेंट ऑफ लॉज एंड नॉट ऑफ मैन। फंडामेंटल राइट्स हमारे भारतवर्ष, इस धरती का सबसे फंडामेंटल लॉ है। क्यों? क्योंकि इसे हमारा संविधान गारंटी देता है, और यह संविधान के द्वारा प्रोटेक्टेड है ना। तो इस सेंस में हम कह सकते हैं कि फंडामेंटल राइट्स को फंडामेंटल क्यों कहा जाता है। ठीक है, इट इज़ फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड। एक और सेंस है जिसके कारण इनको फंडामेंटल हम कहते हैं। और क्योंकि ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये बहुत ही आवश्यक हैं फॉर द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द
इंडिविजुअल। किसी भी व्यक्ति विशेष के चौतरफा विकास के लिए, चाहे वो मटेरियलिस्टिक हो, इंटेलेक्चुअल हो, मोरल हो एंड स्पिरिचुअल, ये चार तरह का डेवलपमेंट, मटेरियल, इंटेलेक्चुअल, मोरल एंड स्पिरिचुअल, चौतरफा विकास के लिए बहुत ही जरूरी है। इसीलिए इसे हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। अभी हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो ओरिजिनली 7 फंडामेंटल राइट्स होते थे। मैं आपको बताता हूँ वन बाय वन। पहला है राइट टू इक्वलिटी, ये आर्टिकल कवर करता है फ्रॉम 14 टू 18। दूसरा हो गया राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 टू 22। तीसरा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 एंड 24। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 टू 28। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, आर्टिकल 29 एंड 30। राइट टू प्रॉपर्टी, आर्टिकल 31, जो कि डिलीट हो चुका है, ये काउंट नहीं होगा। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32। तो ये जो राइट टू प्रॉपर्टी है ना, आर्टिकल 31, जो 6 फंडामेंटल राइट थी, अब वो नहीं है ना। इन टोटल अब 6 ही है हमारे पास। तो राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट कर दिया गया था फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट बाय द अमेंडमेंट 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। इसके तहत उसको डिलीट कर दिया गया है और इसको बना दिया गया है लीगल राइट। ठीक है ना, लीगली आप फाइट कर सकते हैं, फंडामेंटली आप इसको चैलेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो लीगल राइट बनाया है अंडर आर्टिकल 300 ए, और वो लाई करता है पार्ट 12 द कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इस तरह हमारे पास सिर्फ 6 फंडामेंटल राइट्स हैं जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो अब देखते हैं फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा गारंटीड हैं, इनके अब निम्नलिखित कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जैसे कि इसमें से कुछ जो है सिर्फ सिटीजन्स के लिए मौजूद है, ठीक है, ओनली टू द सिटीजन्स। जबकि कुछ जो है सभी के लिए अवेलेबल है, चाहे वो सिटीजन हो, फॉरेनर हो या कोई लीगल पर्सन हो। जैसे कि कोई कॉरपोरेशन हो, कोई कंपनी हो, इसको हम लोग लीगल पर्सन्स के अंदर में देखते हैं। ठीक है। दूसरा है फंडामेंटल राइट्स जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है बट क्वालिफाइड हैं। इसको हम आगे समझते हैं। इसका मतलब है कि फंडामेंटल राइट्स अपने आप में परिपूर्ण नहीं है कि हाँ फंडामेंटल राइट्स ही हैं और इसके तहत हम कुछ भी कर सकते हैं, बल्कि ये क्वालिफाइड हैं, मतलब इसकी ज़रूरत है, ये लायक है ना। तो क्योंकि ये एब्सोल्यूट नहीं है तो इसके तहत स्टेट, मतलब हमारा कंट्री, इस पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं जब ज़रूरत महसूस होगी। ठीक है। और ये जो रेस्ट्रिक्शंस हैं ये रीजनेबल हैं कि नॉन रीजनेबल हैं, ये डिसाइड करेगा कोर्ट। ठीक है। और ये एक बैलेंस बनाता है ना, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन के द्वारा एक बैलेंस बनाया जाता है किसके किसके बीच, हर एक इंडिविजुअल का जो राइट्स है उसके बीच, और जो सोसाइटी का राइट्स है, हमारे समाज जिसमें हम रहते हैं उसका भी कुछ एक नियम कानून है, और हर व्यक्ति का कुछ अधिकार है। तो इन दोनों के बीच में एक बैलेंस क्रिएट करने का काम करता है। ठीक है। तो इसलिए इस पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज हैं। तो ये इंडिविजुअल लिबर्टी को भी बचाता है और सोशल कंट्रोल भी मेंटेन करता है बाय द इम्पोजिशन ऑफ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। इसमें से ज़्यादातर जो है वो स्टेट के आर्बिट्रेरी, मनमानी या मनचाहे एक्शन के अगेंस्ट अवेलेबल है। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं जो मतलब कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे भी हैं जो स्टेट के एक्शन और प्राइवेट इंडिविजुअल के एक्शन के अगेंस्ट भी हैं। दे आर इन फ्यू एंड दे आर एक्सेप्शंस। कुछ ऐसे राइट्स मान के चलिए कि जो स्टेट्स एक्शन के अगेंस्ट बनाए गए हैं, ओनली ओनली स्टेट्स एक्शन, और उस चीज़ को, उस राइट को कोई प्राइवेट इंडिविजुअल वायलेट कर दे, स्टेट वायलेट नहीं कर रहा है लेकिन प्राइवेट इंडिविजुअल उसका हनन करे, तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी नहीं है,
उसके लिए क्या है, सिर्फ ऑर्डिनरी लीगल रेमेडी। कॉन्स्टिट्यूशन उसके लिए आपको प्रोटेक्ट नहीं करेगा, लेकिन आप कानून के जो सामान्य कानून है उसके थ्रू आप रेमेडी ले सकते हैं। हाँ, यदि स्टेट उसको वायलेट करता है, स्टेट एक्शन के थ्रू वायलेट होता है, तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी मिलेगा। अब कुछ राइट्स ऐसे हैं जो नेगेटिव हैं इन द कैरेक्टर, जो लिमिट करता है अ, जो अथॉरिटी है ऑफ द स्टेट, उनके एक्शंस को लिमिटेशंस करता है। ठीक है, तो ये निगेटिव इन द कैरेक्टर हो गया। और कुछ ऐसे राइट्स हैं जो पॉजिटिव इन नेचर है। ठीक है, पॉजिटिव कैसे हैं, ये जो है ना, ये प्रदान करता है प्रिविलेजेस ऑन द पर्सन्स, है ना, ये व्यक्ति के लिए सुविधा प्रदान करता है। तो सुविधा प्रदान करना इज पॉजिटिव थिंग, लिमिटेशंस लगाना इज निगेटिव थिंग इन नेचर। ठीक है, और आगे है कि फंडामेंटल राइट्स जो है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जस्टिसेबल है। मीन्स हम इसको कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं और कोर्ट के द्वारा ये हमें इसको इन्फोर्स करवा सकते हैं। ठीक है, इट इज़ जस्टिसेबल इन नेचर। इवन हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट यही है कि फंडामेंटल राइट्स को जो डिफेंड करती है और गारंटी करती है, वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिफेंडेड एंड गारंटीड है। ये संविधान सुप्रीम कोर्ट को ये पावर देता है कि आप इसको डिफेंड करेंगे और गारंटी आप देंगे। ठीक है, इसका मतलब यह है कि जो पीड़ित पक्ष है, जो पीड़ित व्यक्ति है, एग्रीव्ड पर्सन, वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। उसको अपील के माध्यम से जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि पहले हाई कोर्ट जाएंगे, फिर वहाँ पे हमें नहीं न्याय मिला तो फिर हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ये हुआ बाय द वे ऑफ अपील। इसमें क्या है कि आपका हनन हुआ तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट ही चले जाइए। हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी आप जा सकते हैं डायरेक्टली, अपील के माध्यम से नहीं भी जरूरत है जाने की। फंडामेंटल राइट्स जो है वो अपने आप में संपूर्ण नहीं है और ना ही वो परमानेंट है। इसका मतलब ये है कि पार्लियामेंट जो है वो चाहे तो इसे कर्टेल कर सकती है, रिपील कर सकती है ना, इसमें कुछ कटौती कर सकती है या इसे वापस भी ले सकती है। लेकिन इसके लिए उनको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो आर्टिकल 368 के द्वारा दिया जाता है, उसके थ्रू ही ये हो सकता है। ये ऑर्डिनरी एक्ट मीन सिंपल मेजोरिटी से नहीं होगा, इसके लिए स्पेशल मेजोरिटी जो आर्टिकल 368 में कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए जरूरत पड़ती है ना, रिजिड पोर्शंस में आता है ये, तो उसकी जरूरत पड़ेगी। और क्या ध्यान रखना है, तो और ये ध्यान रखना है कि ये कर्टेल और रिपील यदि किया जाता है फंडामेंटल राइट्स के साथ, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो अफेक्टेड नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इसकी जांच कौन करता है, इसका गार्जियन है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कस्टडियन है कॉन्स्टिट्यूशन का। वो देखता है कि क्या इसके बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ तो नहीं हुई है। फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड भी किया जा सकता है। कब, जब नेशनल इमरजेंसी लागू हो। तो नेशनल इमरजेंसी के समय फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता है, लेकिन दो एक्सेप्शंस हैं। राइट्स गारंटेड बाय आर्टिकल 20 एंड 21, इसको सस्पेंड नहीं कर सकते नेशनल इमरजेंसी में। और आगे देखें तो 6 राइट्स गारंटेड है बाय आर्टिकल 19। ठीक है, उसको तभी सस्पेंड किया जा सकता है जब इमरजेंसी का कारण कोई युद्ध या कोई एक्सटर्नल एग्रेशन हो। उस आधार पे जब इमरजेंसी लागू होगी, तभी आर्टिकल 19 के जो 6 राइट्स हैं वो सस्पेंड हो सकते हैं। मतलब एक्सटर्नल इमरजेंसी होनी चाहिए। इंटरनल इमरजेंसी हो, जैसे कि कोई हथियार बंद कोई आंदोलन छिड़ गया हो, आर्म्ड रिबेलियन, और इंटरनल केस हो, तो आर्टिकल 19 सस्पेंड नहीं होगा। ठीक है, तो ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि नेशनल इमरजेंसी में जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, तो सस्पेंशन के बारे में आगे चैप्टर्स में हम लोग पढ़ेंगे। और फंडामेंटल राइट्स का जो ऑपरेशन का जो दायरा है, स्कोप ऑफ ऑपरेशन, उसको लिमिट करने के लिए भी कुछ आर्टिकल्स हैं। जैसे आर्टिकल 31A, 31B एंड 31C।
31A, सेविंग ऑफ लॉज प्रोवाइडिंग फॉर एक्विजिशन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, स्टेट्स के एक्विजिशन के लिए जो कानून बना है उनके प्रोटेक्शन के लिए जो है कुछ फंडामेंटल राइट्स के ऑपरेशंस को लिमिट किया गया है आर्टिकल 31A। 31B, वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशन इंक्लूडेड इन नाइन्थ शेड्यूल। तो कुछ एक्ट्स और रेगुलेशंस को नाइन्थ शेड्यूल में डाल दिया जाता है और वो मतलब उसको बचाए रखती है उस कानून को। ठीक है। और आर्टिकल 31C, सेविंग ऑफ लॉज गिविंग इफेक्ट टू सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को लागू करने के लिए, कुछ कानून के बचाव के लिए आर्टिकल 31C पावर देता है। नाइन्थ शेड्यूल में कुछ लॉज है उसको लिए आर्टिकल 31B उनके बचाव के लिए, वैलिडेशन के लिए, वैलिड रहे वो लॉ, आर्टिकल 31B उसके लिए पावर देता है। और आर्टिकल 31A तो कभी हमें कोई प्रॉपर्टी या ज़मीन अधिग्रहण करना पड़ता है फॉर डेवलपमेंट ऑफ गवर्नमेंट वर्क्स ये वो, तो उसके लिए आर्टिकल 31A है। तो ये सब हमारे फंडामेंटल राइट्स के जो स्कोप है ऑपरेशन उसको लिमिट करता है। आर्टिकल 33 का ये मतलब है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं, है ना, वो एप्लीकेबल नहीं है टू द मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस, इंटेलिजेंस एजेंसीज एंड इसी की तरह मिलते जुलते और भी सर्विसेज जो एनालॉगस सर्विसेज हैं, है ना, तो उनकी आर्टिकल 33 के थ्रू फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है या एब्रोगेट ही कर दिया जाता है बाय द पार्लियामेंट। ठीक है, टू द मेंबर्स ऑफ दिस फोर्सेस एंड एजेंसीज या सर्विसेज जो भी है। इसी तरह से आर्टिकल 34 है। आर्टिकल 34 ये कहता है कि मान लीजिए कोई एरिया है, कोई वहाँ पर एबनॉर्मल सर्कमस्टेंसेस हैं, तो उसको रिस्टोर करना है। तो रिस्टोर करने के लिए वहाँ पे मार्शियल लॉ लगाया जाता है, जिसको हम लोग मिलिट्री रूल भी कहते हैं। तो मेरे मार्शियल लॉ लगा हुआ है उस एरिया में, तो वहाँ पे फंडामेंटल राइट जो है उस एरिया के लिए रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है। ये पावर मिलता है आर्टिकल 34 से। ऐसे तो ज़्यादातर फंडामेंटल राइट्स वो डायरेक्टली इन्फोर्सेबल है, सेल्फ एग्जीक्यूटरी, खुद अपने आप लागू हो जाते हैं, है ना, उनको लागू करने के लिए कोई कानून बनाने की ज़रूरत नहीं है, खुद लागू, सेल्फ एग्जीक्यूटरी है। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं फंडामेंटल राइट्स जिनको लागू करने के लिए, उनको इफेक्ट देने के लिए, है ना, गिविंग इफेक्ट टू देम, हमें कानून बनाने की ज़रूरत होती है। और ऐसे कानून कौन बना सकता है? पार्लियामेंट, सिर्फ पार्लियामेंट। स्टेट लेजिस्लेचर नहीं बना सकती है। पार्लियामेंट इसलिए बनाता है ताकि पूरे देश में इसका जो है लागू करने का यूनिफॉर्मिटी रहे, है ना, यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहे हमारे कंट्री में थ्रू आउट। तो इसीलिए एक ही जगह से कानून बनता है पार्लियामेंट और पूरे देश में सेम कानून लागू होता है। अब हर स्टेट बनाने लग जाएगा तो देयर विल बी डिफरेंस, है ना, यूनिफॉर्मिटी लूज कर जाएगा। ये पावर मिलता है आर्टिकल 35 के द्वारा। तो फंडामेंटल राइट्स हमारा 12 से, आर्टिकल 12 से 35 तक है। उस 35 में आपने 31A, 31B, 31C के बारे में नॉलेज मिला। 33, 34 और 35 इनका हमें नॉलेज मिला है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे 12 से। तो 12 से स्टार्ट करने के सबसे पहले देखिए डेफिनेशन ऑफ स्टेट। तो द टर्म जो स्टेट है ना, स्टेट टर्म जो है इसको अलग अलग प्रोविजंस में जो है यूज किया गया है द फंडामेंटल राइट्स। तो पहला आर्टिकल जो है आर्टिकल 12, इसने इसको डिफाइन करने का काम किया है, हैज डिफाइंड द टर्म। ठीक है, ताकि हमारे पार्ट 3 के जो पर्पसेस हैं वो फुलफिल हो सके। ठीक है ना। तो आर्टिकल 12 ये बताता है कि स्टेट किसे कहते हैं, स्टेट के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो चलिए देखते हैं। स्टेट का मतलब हुआ जैसे गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ये स्टेट हुआ। स्टेट बोलेंगे तो आप इन सब चीज़ों को समझ के चलिएगा कि ये सब चीज़ हुए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, उसमें बोथ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट ही हो गया। यूनियन गवर्नमेंट पूरा, स्टेट मतलब स्टेट, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लेजिस्लेचर एंड बोथ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, मतलब पूरा स्टेट गवर्नमेंट क्या हो गया? स्टेट। अब लोकल अथॉरिटीज़ भी ले लीजिए, म्यूनसिपैलिटीज़, पंचायत,
डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, ट्रस्ट, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, ये सब सारे क्या हो गए, इसको भी कहेंगे स्टेट। ठीक। अब आ जाइए अदर अथॉरिटीज़, जैसे कि स्टैट्यूटरी एंड नॉन स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़, जैसे लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ओएनजीसी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब भी पीएसयूज हैं। तो इसको, ये भी स्टेट के दायरे में ही आएंगे। ठीक है। तो स्टेट का जो है ना, स्टेट का डेफिनेशन एक सिंपल, हमारा कंट्री नहीं, उसका बहुत एक वाइडर सेंस है। उस सेंस के बारे में आर्टिकल 12 में बताया गया है, जो हमारे सरकारी और गैर सरकारी सभी को इंक्लूड करता है, ऑल एजेंसीज। ठीक है। और इन एजेंसीज के जो एक्शन हैं, ये चैलेंजेबल हैं इन द कोर्ट, है ना, इफ दे आर वायलेटिंग द फंडामेंटल राइट्स। ठीक है। इसलिए स्टेट मतलब ये पूरा आप समझिए, बहुत बड़ा दायरा है। ठीक है। छोटा वर्ड, दायरा बड़ा। और सुप्रीम कोर्ट में तो इतना कहा है, यदि कोई प्राइवेट बॉडी है या प्राइवेट एजेंसी है, वो स्टेट के इंस्ट्रूमेंट की तरह काम कर रहा है, स्टेट के हथियार, मतलब औजार, हथियार होता है ना, एज ए इंस्ट्रूमेंट, स्टेट उसको अपने काम के लिए यूज कर रही है, तो वो प्राइवेट बॉडी और प्राइवेट एजेंसी भी स्टेट के दायरे में आ जाते हैं। मतलब सारे सरकारी अथॉरिटीज और उससे कनेक्टेड जो भी बॉडी है, प्राइवेट भी हो तो भी, सब आते हैं स्टेट के अंदर में, अंडर आर्टिकल 12। अब देखिए फंडामेंटल राइट्स को कैसे प्रोटेक्शन मिला हुआ है। लॉज इनकंसिस्टेंट विथ फंडामेंटल राइट्स, यदि कोई ऐसा कानून बनता है जिसकी टक्कर हो जाए फंडामेंटल राइट्स से, ठीक है, फिट नहीं बैठ रहा हो, है ना, वायलेशन हो रहा हो फंडामेंटल राइट्स का, तो उनके साथ क्या होगा वो बात करेंगे। तो आर्टिकल 13, 12 के बाद 13 ये बताता है कि यदि कोई कानून है और वो इनकंसिस्टेंट है या इन डेरोगेशन है विद द एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट, तो दैट शैल बी वॉइड, वो निरस्त हो जाएगा। मतलब कोई कानून ऐसा बने जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा हो, तो वो अपने आप नल एंड वॉइड हो जाएगा। ठीक है। तो यही जो आर्टिकल है ना, यही एक तरह से समझिए, ये प्रोवाइड करता है डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल रिव्यू। वाइड होगा तो कौन वाइड करेगा? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जहाँ जहाँ हम फंडामेंटल राइट्स वायलेशन चैलेंज कर सकते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट को ये पावर दी गई है। ठीक है, ऑफ जुडिशियल रिव्यू, आर्टिकल 32। और हाई कोर्ट के पास ये पावर है आर्टिकल 226, 226 के अंतर्गत। ये दोनों कोर्ट डिक्लेयर कर सकती है किसी भी लॉ को जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जो इनवैलिड कर सकती है उस लॉ को, और अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह सकती है। और किस ग्राउंड पे? कंट्रावेंशन ऑफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, हमारी कोर्ट उसको नल एंड वॉइड करार दे सकती है। अब है कि यहाँ पे एक और वर्ड आ गया जिसका वाइडर सेंस है, लॉ। ऑल लॉज दैट आर इनकंसिस्टेंट, ऐसा कहा गया ना। तो ये लॉज क्या है, कौन से लॉज, कैसे कैसे लॉज आएंगे इसके अंतर्गत? मान लीजिए इसमें पहला है पार्लियामेंट लॉज। हमारे पार्लियामेंट या हमारे स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा यदि कोई लॉ इनेक्ट किया जाता है और वो इनकंसिस्टेंट हो जाता है एफआर से, फंडामेंटल राइट से, तो उसको हम कहेंगे लॉ के अंतर्गत आया। ठीक है, और वो नल एंड वाइड हो जाएगा। कुछ टेम्पोररी लॉज, जैसे कि प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस रिलीज करते हैं, ठीक है, स्टेट गवर्नर्स ऑर्डिनेंस लाते हैं, तो ये भी इस लॉ के अंतर्गत आएंगे। अब कुछ स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, है ना, जैसे कि वो कुछ अपने डेलीगेटेड लेजिस्लेशंस या एजुकेशन एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशंस लाते हैं, जैसे कि कोई ऑर्डर निकाला, कोई बाय लॉ निकाल दिया, कोई रूल निकला, कोई रेगुलेशन या कोई नोटिफिकेशन निकाला है, ठीक है ना, तो वो भी लॉ के अंतर्गत ही कंसीडर किए जाएंगे। ये तो हुए लेजिस्लेटिव सोर्सेज। अब नॉन लेजिस्लेटिव सोर्सेज ऑफ लॉ, जैसे कोई रीति रिवाज, कोई कस्टम यूसेज, जिसको, जो लॉ के द्वारा फोर्स किया जा रहा है ना, रीति रिवाज कस्टम के आड़ में कोई लॉ हम उसको लागू करने के लिए लॉ लगा रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं इसको बाय द लॉ, और वो वायलेट कर रहा है व्यापार को। ठीक है, तो ऐसे कस्टम यूसेज भी है ना, ये भी लॉ के अंतर्गत आएंगे। तो सारे चीज नल एंड वॉइड किए जा सकते हैं। ठीक है, तो नॉट ओनली लेजिस्लेशन, किसी पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर जो कानून बनाया उस वही इसके अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो आपने देख लिया, ऑर्डिनेंस भी आएगा,
और स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं, ऑर्डर, बायलॉज, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन सरकार निकालती है, वो सब भी इसके अंतर्गत आएगा। तो इन सब में से किसी को भी चैलेंज किया जा सकता है, ठीक है, इन द कोर्ट, क्योंकि ये वायलेट कर रहे हैं फंडामेंटल राइट को, और इट कैन बी डिक्लेयर्ड वॉइड। अब आर्टिकल 13 एक और चीज़ डिक्लेयर करता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो करते हैं हम लोग, ठीक है, वो लॉ नहीं है, दैट इज़ नॉट ए लॉ, दैट इज़ अ प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज़ नॉट ए लॉ इटसेल्फ, और इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, ये आर्टिकल 13 कहता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस 1973 में इस चीज़ को कहा है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है, इसको चैलेंज किया जा सकता है यदि ये वायलेट कर रहा हो फंडामेंटल राइट को, और यदि ये वायलेट कर रहा हो फंडामेंटल राइट को, कौन से फंडामेंटल राइट, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, तो हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को भी वाइड डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सुप्रीम कोर्ट इसलिए कस्टडियन है, वो ध्यान रखे रहती है कहीं कि क्या कुछ गड़बड़ी तो नहीं हो रहा है, बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ तो नहीं हो रहा है, तो ये ध्यान रहता है। तो हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू हम ऐसा अमेंडमेंट कर लें जिससे कि बेसिक स्ट्रक्चर को ही हम चेंज करने की कोशिश कर सकते हैं, तो चैलेंज तो होना चाहिए, वायलेशन कर सकते हैं फंडामेंटल राइट का थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो इस पर जो है अपील होना चाहिए, शुड बी इन्फोर्स्ड बाय द कोर्ट एंड चेक्ड वेयर इट इज वायलेटिंग और नॉन वायलेटिंग द फंडामेंटल राइट, एंड अकॉर्डिंगली डिक्लेयर कर सकती है वाइड और नॉन वाइड। अब हम आगे पढ़ने से पहले फंडामेंटल राइट्स को एक बार नज़र डालते हैं। राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 टू 18 देखते हैं पहले। आर्टिकल 14, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, ठीक है। अभी जितना समझ में आता है इन वर्ड्स से, सेंटेंस से, आप उतना ही समझ के चलेंगे, ठीक है। लॉ के सामने सब बराबर हैं और सभी लोगों का इक्वल प्रोटेक्शन मिला है लॉ के द्वारा, आर्टिकल 14। आर्टिकल 15, प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, भेदभाव हमारा निषेध है, और ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, ये याद रखना है। फर्स्ट रिलीजन, सेकंड रेस, थर्ड कास्ट, देन फोर्थ सेक्स एंड फिफ्थ प्लेस ऑफ बर्थ, पांच पांच ग्राउंड्स पे है ये आर्टिकल 15। 16, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, तो समझ में आ गया, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट होगा तो सबको बराबर का अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, आर्टिकल 16। आर्टिकल 17, एबोलिशन, है ना, त्याग देना है ऑफ अनटचेबिलिटी, और प्रोहिबिशन ऑफ इट्स प्रैक्टिस, अनटचेबिलिटी छुआछूत को त्याग देना है, और यदि कोई इसकी प्रैक्टिस कर रहा है तो उसको प्रोहिबिट करना है, रोकना है, आर्टिकल 17। आर्टिकल 18, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक, जितने पहले टाइटल्स थे, राय बहादुर, हुसैन बहादुर, इस तरह से, तो ये सब जो टाइटल्स थे बेकार के टाइटल्स, इनको एबोलिश करना है, ठीक है, ताकि इक्वलिटी की भावना आ सके। सिर्फ एक्सेप्शन में क्या है, मिलिट्री, है ना, मेजर, लेफ्टिनेंट, कर्नल, ये सब, एंड एकेडमिक, एकेडमिक मतलब पीएचडी, डॉक्टरेट, है ना, डॉक्टर लगाते हैं पीएचडी के बाद, इंजीनियर, इस तरह का, प्रोफेसर, तो ये सब टाइटल्स लगता है तो ठीक है, अदरवाइज मिलिट्री और एकेडमिक छोड़ के सब एबोलिश कर दिया जाएगा। आर्टिकल 18, अब आते हैं नीचे, राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 टू 22। इसमें पहला जो है आर्टिकल 19, जिसको हम लोग कह रहे थे ना, इट विल बी सस्पेंडेड ओनली ड्यू टू एक्सटर्नल इमरजेंसी और नॉट इंटरनल इमरजेंसी, ये वही आर्टिकल देखिए, इसलिए मैंने यहाँ रिकॉल कर दिया ताकि मतलब कॉन्सेप्ट बैठ जाए दिमाग में। प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस एंड फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन। तो 6 फ्रीडम्स प्रोवाइड किया जाता है हमको हमारे आर्टिकल 19 के द्वारा, ठीक है। बोलने की आज़ादी, असेंबली होने की आज़ादी, कोई एसोसिएशन बनाने की, मूवमेंट की, आप इधर से जा सकते हैं, कहीं भी आप ठहर सकते हैं, रेसिडेंस भारत में, कोई प्रोफेशन अपना सकते हैं, तो ये सब आज़ादी हमें आर्टिकल 19, और इसको एक्सटर्नल इमरजेंसी के दौरान ही सस्पेंड होता है, इंटरनल इमरजेंसी के दौरान सस्पेंड नहीं होता है। अब आगे देखते हैं। अब आर्टिकल 20,
प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ फॉर ऑफेंसेस। यदि आपने कोई ऑफेंस किया है और उसके लिए आप कन्विक्ट हैं तो आपको प्रोटेक्शन मिलेगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने कोई ऑफेंस किया और आपके ऊपर कोई अत्याचार हो। आप कन्विक्ट हैं और आपको पूरी प्रोटेक्शन मिलेगी जब तक साबित नहीं हो जाता। आर्टिकल 20, आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आपके जान माल की रक्षा और आपके पर्सनल लिबर्टी जो है ना उन सब की रक्षा करता है आर्टिकल 21। अब हमने कहा था कि नेशनल इमरजेंसी के दौरान सभी फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो जाते हैं एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21। मतलब उस समय भी आपके जान माल की रक्षा एक फंडामेंटल राइट होगा आपका। आपका पर्सनल लिबर्टी को कोई ये नहीं कर सकता, पर्सनल होना चाहिए, समझिए अपने पर्सनल दायरे में। ठीक है, और प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, ये भी नेशनल इमरजेंसी के दौरान ये दोनों सस्पेंड नहीं होता। ठीक है, आगे चलते हैं। राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन आर्टिकल 21A एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। इन सर्टेन केसेस, कुछ केसेस में आपको अरेस्ट और डिटेंशन का प्रोटेक्शन मिलता है, वो हमें मिलता है आर्टिकल 22 के द्वारा। ये थे आर्टिकल कंसर्निंग राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल्स 19 टू 22। अब है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, अत्याचार के अगेंस्ट राइट है ये, आर्टिकल 23 एंड 24। इसमें देख लेते हैं। आर्टिकल 23 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर, मानव तस्करी और बंधुआ मजदूर, फोर्स लेबर, इसको प्रोहिबिट करता है आर्टिकल 24। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एक्सेट्रा, हमें बच्चों के लिए है ये, बच्चों को एम्प्लॉयमेंट होता है फैक्ट्रीज में जहाँ पे खतरा बना रहता है उनके लिए, उनके उम्र के हिसाब से, तो इसको प्रोहिबिट करती है आर्टिकल 24। चौथा है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25, 26, 27 एंड 28। मीन्स आर्टिकल 25 टू 28। आर्टिकल 25 कहता है कि यू हैव द फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन। ठीक है, धर्म को आप फ्रीली प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट कर सकते हो और अपनी सोच समझ उसके हिसाब से रख सकते हो, इसकी आज़ादी है आर्टिकल 25 के द्वारा। आर्टिकल 26 कहता है आप अपने रिलीजियस अफेयर को पूरी आज़ादी के साथ, है ना, मैनेज कर सकते हो। आर्टिकल 27 कहता है कि आप को यदि आप किसी धर्म को प्रमोट करते हैं तो उस धर्म के प्रमोशन के दौरान आपको टैक्स नहीं भरना है। मतलब वो जो कोई डोनेशन है कुछ ये है तो वो सब जो होता है ना, दे आर फ्री फ्रॉम पेइंग ऑफ टैक्सेस, ये प्रदान करता है हमें आर्टिकल 27 के द्वारा। आर्टिकल 28 आपको फ्रीडम देता है, आप कोई रिलीजियस इंस्ट्रक्शन या वर्शिप, है ना, इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में अटेंड कर सकते हैं, आर्टिकल 28। ठीक है, तो ये धार्मिक आज़ादी आपको ये सब देता है। फिफ्थ है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, आर्टिकल 29 एंड 30। आर्टिकल 29 प्रोटेक्शन देता है लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज़। ठीक है, माइनॉरिटीज़ के लिए है ना, तो राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ भी इसको कहते हैं, कंसर्निंग माइनॉरिटीज़ हैं ये कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स। ठीक है, उनके लैंग्वेज, उनके स्क्रिप्ट, उनके कल्चर को प्रोटेक्शन मिलेगा और माइनॉरिटीज़ अपने लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं, एडमिनिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, ये माइनॉरिटीज़ का राइट है बाय आर्टिकल 30। अब आगे बढ़ते हैं। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, ये लास्ट है, लास्ट फंडामेंटल राइट। प्रॉपर्टी वाला तो हट ही गया है। तो आर्टिकल 32 कहता है कि आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, यू कैन मूव टू सुप्रीम कोर्ट, यू हैव द राइट। यदि आपको लगता है कि हमारा फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है और उसको इन्फोर्स कराना है, ठीक है, तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट इसको इन्फोर्स कराने के लिए फंडामेंटल राइट्स को रिट्स जारी कर सकती है। और रिट्स हैं जैसे हेवेस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोविशन, सर्ट्यूररी एंड क्यू वारंटो आर्टिकल 30 ये आपको देता है। ठीक है, तो जुडिशियल रिव्यू कैसे करना है सुप्रीम कोर्ट को, ये पावर सुप्रीम कोर्ट को इसके थ्रू मिल जाता है। ऐसे तो आर्टिकल 13 से पावर मिलता है जुडिशियल रिव्यू का सुप्रीम कोर्ट को, और ये फंडामेंटल राइट की तरह ये साफ साफ आपको क्लियरली नज़र आ जाएगा।